गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है कि मिठाई वाला अलग अलग तरह की चीज़ें बेचा करता था, क्योंकि बच्चों को एक जैसी चीज़ें पसंद नहीं आती और उनका मन अनेक प्रकार की चीज़ें खरीदने के लिए मचलता रहता है। इसलिए वह उनके लिए हर बार अलग प्रकार की वस्तुएं लाता था और बच्चों की पसंद का सामान जुटाने में उसे अधिक समय लगता था। यानी कि बच्चों के पसंद का सामान खरीदने में, समझने में, सोचने में उनको समय लगता था और वह चाहता था कि उसके पास इतना सामान हो कि सभी बच्चों को प्राप्त हो सके। यानी जब वो कहीं पर भी सामान बेचना चाहे अपना गली मोहल्ले में, तो जितने ज़्यादा बच्चे हों उनमें से कोई बच्चा बिना सामान के ना रहे, तो उसके पास मतलब सामान की कमी ना हो और सामान की कमी के कारण कोई बच्चा उदास ना हो। और इस काम में उसे महीनों लग जाते थे, इसलिए वह महीनों बाद आता था। बच्चों की खुशी की वस्तुएं कम दामों पर, कम मूल्य पर देना और उनके चेहरे की मुस्कुराहट पाना ही उसके लिए काफ़ी था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो जो मिठाई वाले की आवाज़ थी वह कैसी थी? बहुत मधुर थी और जिसे सुनकर हर कोई उसकी ओर खींचा आता था। यानी कि वह सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था और जो भी वस्तुएं बेचने आता उसको बड़े सुंदर और मधुर आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गा गा कर अपने सामान को बेचा करता था और बच्चे और बड़े सब जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और वह बिना मोल भाव किए अपना सामान बेचता था और बच्चों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्ण भाव से बात करता था। किसी को भैया कहता तो किसी को राजा बाबू कहकर जो है वह अपनी बात कहता था और सबसे प्रेम करता था और पैसे ना होने पर भी बच्चों को जो है वस्तुएं दे जाता था। तीसरा प्रश्न है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, और दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो विजय बाबू जो चुन्नू मुन्नू के पिताजी हैं वो एक ग्राहक हैं, सामान खरीदने वाले हैं और उनका तर्क है कि दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोलता है और सामान के दाम बढ़ा चढ़ाकर बताता है और जो सामान बेचने वाला होता है वह एक ही दाम में सबको सामान बेचता है, फिर भी पहले अधिक दाम बताकर बाद में कम कर देता है, मानो वह ग्राहक पर कोई एहसान कर रहा हो। ये विजय बाबू की सोच है। वहीं दूसरी तरफ मुरली वाला कौन है? एक विक्रेता है, सामान बेचने वाला है। उसका तर्क है कि दुकानदार कितना भी सच बोले लेकिन ग्राहक को तो झूठ ही लगता है, क्योंकि ग्राहक को वस्तु की असली लागत पता नहीं होती, फिर भी वह यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है और वह दुकानदार पर विश्वास नहीं करता, जबकि वह ग्राहक से वस्तु का असली दाम ही वसूलता है। चौथा प्रश्न है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर एक बार सभी अस्थिर हो जाते थे, यानी सब चंचल हो जाते थे और उनके स्नेह भरे कंठ से निकले गीत को सुनकर मकानों में हलचल सी मच जाती थी और उनकी मिठाई वाले और उस खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर गलियों और बाग बगीचों में खेलने वाले, उद्यानों में खेलने वाले बच्चे अपना सामान छोड़कर इठलाते हुए उसे घेर लेते और बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते और खिलौने वाला भी बच्चों पर अमृत रूपी स्नेह बरसाते हुए उन्हें बड़े प्रेम से खिलौने देता था। अगला प्रश्न है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। इस पाठ के आधार पर बताएं। तो रोहिणी जो विजय बाबू की पत्नी थी और चुन्नू मुन्नू की माता जी थी, तो उनको मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की याद आ गई थी और इसलिए उनको याद किस लिए आई, क्योंकि जो मुरली वाले की आवाज़ थी वो खिलौने वाले से बिल्कुल मिलती थी
और वह भी खिलौने वाले की तरह मधुर स्वर से, मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी मुरलियाँ बेचने की आवाज़ लगा रहा था और दोनों की आवाज़ में काफ़ी समानता थी। तो रोहिणी को खिलौने वाले का मीठा स्वर व बच्चों के प्रति प्रेम भाव का स्मरण हो आया। छठा प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है, मिठाई वाला रोहिणी जी की बात सुनकर बहुत भावुक हो गया था और उसने इस व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया। उसने बताया कि उसका सुखी संपन्न छोटा सा परिवार था। धन संपत्ति यश की कोई कमी नहीं थी, परंतु ईश्वर की लीला के आगे किसी का भी वश नहीं चलता और जो है उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। घर में दुखी रहने के कारण उसने क्या किया, गांव में जा जाकर बच्चों की खुशी के लिए इस व्यवसाय को अपनाया और इन बच्चों की उछल कूद और हंसी में उसे अपने बच्चों की झलक महसूस होती थी और इसी से सुख संतोष उनको जो है प्राप्त होता था और इस अकेलेपन को भरने के लिए वह काफ़ी है। अगला प्रश्न है कि अब इस बार ये पैसा ना लूँगा। तो ये जो वाक्य है ये मिठाई वाला द्वारा कहे गए हैं और इस कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ये वाक्य क्यों कहे, इस पाठ के आधार पर बताएं। तो अब इस बार ये पैसा ना लूँगा, कहानी के अंत में जब मिठाई वाले ने ऐसा कहा तो उसके बोलने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। मिठाई वाले को चुन्नू मुन्नू जो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में अपने बच्चों की छवि दिखाई दी और दूसरा है किसी परिवार के सदस्यों ने पहली बार उसका सम्मान किया, उसकी समस्या दुख व पीड़ा को समझने का प्रयास किया। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से क्या बात करती है? चिक मतलब पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? मिठाई वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो इस कहानी में रोहिणी जो है, चुन्नू और मुन्नू की माता जी, वह चिक के पीछे से बात करती है, यानी पर्दे के पीछे खड़ी होकर बात करती है अनजान इंसान से। हाँ, आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है क्योंकि हमारे प्राचीन समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था और शिक्षा के प्रभाव के कारण, यानी शिक्षा का अभाव था, यह पर्दा जो थी पर्दा प्रथा उस टाइम ज़्यादा थी। लेकिन अब शिक्षा का प्रभाव हो गया है तो यह पर्दा प्रथा जो है कम हो गई है, लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे परिवारों व जाति विशेष में यह प्रथा आज भी प्रचलित है और मेरी राय में यह प्रथा एकदम गलत है क्योंकि इससे औरतों की आज़ादी पर अंकुश लग जाता है और समाज में उन्हें बराबरी का स्थान नहीं मिल पाता। ऐसी स्त्रियों को अपने ही परिवार में कैदियों के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। तो दूसरा, ये हमारे इस पाठ के मिठाई वाला के 8 प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पर हैं। आगे हैं इनके शब्दार्थ। तो कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ, जैसे विचित्र, विचित्र का अर्थ है अनोखा, मादक का अर्थ है नशा, अस्थिर का अर्थ है जो स्थिर ना हो, कंठ का अर्थ है गला, उपयुक्त का अर्थ है सही, चिक का अर्थ है पर्दा और उद्यान का अर्थ है बाग और दाम का अर्थ है मूल्य, सागर का अर्थ है समुद्र और हिलोरें का अर्थ है लहरें। वैसे ही बच्चे जब तुतलाते हुए जुबान में स्वर में बोलते हैं मेला इचका, तो मेला का क्या अर्थ है? मेरा, और इचका का अर्थ है इसका, और घोला का अर्थ है घोड़ा। तो वैसे ही निरखना, निरखना का अर्थ है देखना, कैचा का अर्थ है कैसा, और छुंदल जो तुतलाती हुई स्वर में बच्चे बोलते हैं उसका अर्थ है सुंदर। और मुरली, मुरली क्या है? बांसुरी। और पैछे का अर्थ है पैसे और उस्ताद को गुरु कहा जाता है। और प्रतिदिन का अर्थ है हर रोज़, मृदुल का अर्थ है कोमल। अम्बी लेंदे एक शब्द आया है कि जब बच्चे खिलौने लेने आते हैं खिलौने वाले के पास तो सब बच्चे कहते हैं अम्बी लेंदे, तो इसका अर्थ है हम भी लेंगे। और गदगद होने का अर्थ है खुश होना, प्रसन्न होना। अप्रतिभ का अर्थ है आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। और लागत का अर्थ है कीमत। और असली का अर्थ है सही। दस्तूर का अर्थ है कि क्या दस्तूर है, क्या रिवाज है। और वक्त का अर्थ है समय। और क्षीण का अर्थ है कमज़ोर।
तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत सारे शब्दार्थ मैंने लिखे हैं और आपको अपनी नोटबुक में, जो आपकी स्कूल की हिंदी की नोटबुक है, इसमें आपने ये प्रश्न उत्तर और इन शब्दार्थों को अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।